आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इस पर बात करने जा रहे हैं। और इसलिए बात करने जा रहे हैं क्योंकि यह चर्चा का विषय है और इसका 15वां शिखर सम्मेलन कल शाम में संपन्न हुआ। 22 अगस्त 2023 से 24 अगस्त 2023 तक ये 15वां शिखर सम्मेलन था। कौन सा? 15वां। कहाँ संपन्न हुआ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। इसमें 6 नए देशों को शामिल करने का प्रस्ताव पारित हुआ है। 1 जनवरी 2024 से यह प्रस्ताव प्रभावी हो जाएगा। 6 नए देश हैं: अर्जेंटीना, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात और इथियोपिया और मिस्र। ये 6 देश हैं जिसमें 4 इस्लामिक देश हैं। क्लियर है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। पहले तो नाम था इसका ब्रिक, सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षर से बना था। यह नाम ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। लेकिन अब देखते हैं कि 6 नए देश आए तब इसका नाम क्या होगा। क्लियर है? तो ये ब्रिक्स काफी चर्चा में है। 6 नए देश आए हैं। तो हम लोग ब्रिक्स के पूरे, जब से इसका गठन हुआ, क्यों गठन हुआ, इसके उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका महत्व क्या है और इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है और 15वां शिखर सम्मेलन में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और विस्तार जो किया गया है तो विस्तार का क्या असर पड़ेगा, इन सारे पहलुओं पर हम बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे हम लोग? ब्रिक्स का गठन कब हुआ, पृष्ठभूमि क्या थी, उसके बाद उद्देश्य, उसका उद्देश्य क्या है, ब्रिक्स का महत्व क्या है, जीडीपी का, वैश्विक जीडीपी का 26% का प्रतिनिधित्व करता है ये संगठन। इसके जो 5 देश हैं अभी, और अब कितने हो जाएंगे? 11। ठीक है, विश्व के वैश्विक जीडीपी के 26%, ठीक है, में ब्रिक्स की भागीदारी है। और जब 6 देश आ जाएंगे तो वैश्विक जीडीपी के 33% का भागीदार ये ब्रिक्स संगठन हो जाएगा। समझ में आई बात? और इसका महत्व समझिए, विश्व की आबादी का 41% ब्रिक्स के देशों में लोग रहते हैं। कितना? 41%। तो इस पर बात करेंगे हम लोग, महत्व क्या है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके समक्ष चुनौतियां क्या है, फिर भारत के लिए क्या महत्व है, और फिर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन कहा जाता है जिस सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्ष भाग लेते हैं देशों के, से क्या कहा जाता है? शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग में क्या, और जोहान्सबर्ग में सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय लिया गया वह किसका? ब्रिक्स का विस्तार। तो ब्रिक्स के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्या ब्रिक्स के विस्तार का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और इसमें क्या विस्तार के बाद क्या चुनौतियां उत्पन्न होगी। जब भी किसी संगठन का विस्तार होता है तो सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? कोऑर्डिनेशन। नहीं, नए सदस्य आएंगे तो नई बातें होंगी, अपनी सीमा और शक्तियों के साथ आएंगे तो उनके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। तो इन सारे पहलुओं पर हम लोग बात करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए चलेंगे, चाहे तो आप लोग डायग्राम बना सकते हैं या डिटेल लिख सकते हैं। ये टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू, ठीक है, खासकर इस साल जो भी एग्जाम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो पीटी मेंस दोनों के व्यू से हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। चले आगे। ब्रिक्स, पहले तो एक कहा जाएगा, पूछा जाएगा ब्रिक्स है क्या। अभी 6 देश जब होंगे तब, लेकिन अभी ब्रिक्स है क्या। तो ब्रिक्स का परिचय पहले ले लिया जाए। और गठन 5 उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का अंतरराष्ट्रीय संगठन या समूह है।
ठीक है, इसका नामकरण कैसे हुआ है? सदस्य देशों के नाम के पहले अक्षरों के मिलने से हुआ है ना। और सदस्य देश कौन कौन है अभी? ब्राजील, रूस, इंडिया, साउथ अफ्रीका। ये हो गया BRI, और चाइना छूट गया, 3 C, और साउथ अफ्रीका S, ब्रिक्स हो गया। देखते हैं अब 6 नए देश आएंगे तब क्या नाम रखा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं हम लोग। पहले ये संगठन अस्तित्व में क्यों आया, पृष्ठभूमि क्या थी। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हो गया। सोवियत रूस के विघटन से पहले दुनिया दो ध्रुवों में बटी थी। कितने ध्रुवों में? साम्यवादी और पूंजीवादी। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? रसिया। और पूंजीवादी गुट का संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तीसरा था जो गुटबंदी से बाहर था, नॉन अलाइन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य। 2 गुट बटा हुआ तो, और दोनों गुट एक दूसरे को संतुलित करते थे। लेकिन सोवियत रूस का विखंडन हो गया तो दुनिया जो पहले द्विध्रुवीय हुआ करती थी अब क्या हो गई? एक ध्रुवीय, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। अब अमेरिका जो चाहे वैसा ही वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा था। समझ आई बात? तो अमेरिका और पश्चिम पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगा। ग्लोबलाइजेशन का दौर चला। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में देखा गया, सोचा गया विश्व के कई देशों के द्वारा, इंटेलेक्चुअल्स के द्वारा, कि दुनिया ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक ही कुछ ही देश पूरी दुनिया के बारे में निर्णय ले। दुनिया बहुध्रुवीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुध्रुवीय होना चाहिए, मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए। ठीक है, और दुनिया ऐसी होनी चाहिए जिसमें सभी के हित की बात हो, केवल अमेरिका और यूरोप का हित नहीं, सभी के हित की बात हो। वर्ल्ड ऑर्डर इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए। समझ में आई बात? क्या होना चाहिए? दुनिया समावेशी होना चाहिए, बहुध्रुवीय होना चाहिए। ये विचार चलता रहा। तो यूरोप और यूएसए को चुनौती देने के दृष्टिकोण से चर्चाएं होती रही। इन्हीं चर्चाओं के क्रम में, और एक बात और, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, WTO हो, जो बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, UNO हो, उसमें यूरोप और यूएसए का वर्चस्व रहा। ठीक है, तो IMF में, वर्ल्ड बैंक में या अन्य जगहों पर इनके वर्चस्व को चुनौती देना बहुत जरूरी था। तो एक गोल्डमैन सैक्स आर्थिक वित्तीय संगठन है। गोल्डमैन, किसी ने कहा है कुछ दिनों पहले कि 2075 तक भारत दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर जाएगा। पहला कौन होगा? चाइना। समझ आई बात? यानी विश्व के का जो गुरुत्व है, केंद्र है, यूरोप अमेरिका से उभर कर किधर आ रहा है? एशिया की तरफ। समझिए राजनीति को, ग्लोबल पॉलिटिक्स को। ठीक है, विश्व की धुरी किधर घूम रही है, किधर लौट रही है? और पहले भी एशिया था प्राचीन काल में। ठीक, याद कीजिए, सिकंदर आया और लौटकर चला गया, व्यास नदी पार भी नहीं कर सका, तो तुर्की को, फारस को जीतता हुआ आया था, इंडिया को घिरौंद देंगे, घिरौंद नहीं सका। तो गोल्डमैन सैक्स ने कहा, गोल्डमैन सैक्स के चेयरमैन जिम ओ नील ही है, नील ने यह कंसेप्ट दिया, BRIC, ब्रिक का। क्या कंसेप्ट दिया? ब्रिक। अब ब्रिक मतलब क्या होता है? ईंट। बोला ये जो ब्रिक है ये यूएसए और यूरोप की अर्थव्यवस्था को घेर लेगा और ये हावी हो सकता है। अगर ये संगठन बन जाए तो काफी प्रभावशाली होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। कौन? ब्रिक। ब्राजील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है ना? तो इसमें रसिया, इंडिया, चाइना, देखिए अभी टॉप 5 इकोनॉमी में है ना, इंडिया चाइना है। और गोल्डमैन सैक्स की माना जाए
तो 2075 में टॉप 2 में होगा कौन? नो, चीन और इंडिया। तो अमेरिका को चुनौती दे सकता है ब्रिक। ये किसने कहा? जिम ओ नील ने। और फिर 2001 में ये दिया, 2006 में इसका गठन हो गया। ये कब दिया? 2001 में। 2006 में इसकी स्थापना हो गई। अब 2006 से 2009 तक 2006 से 2009 तक विदेश मंत्री, ब्रिक देशों के विदेश मंत्री मिलते रहे। ये 2 तक विदेश मंत्रियों का मंच रहा। ठीक है। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। शिखर सम्मेलन बता दिए हैं। 2009 में पहला शिखर सम्मेलन हुआ। कहां? येकेटेरिनबर्ग, ये रूस में है। कब हुआ शिखर सम्मेलन? समझ गए क्या? राष्ट्राध्यक्षों का। और एक बात और, ये शिखर सम्मेलन उसके बाद प्रत्येक वर्ष होने लगा। प्रत्येक वर्ष संपन्न होता है। 2010 में निर्णय लिया गया और 2011 में साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया गया। अब बढ़ गया क्या ये ब्रिक्स। गठन और पृष्ठभूमि क्लियर हो गया। और 2008 में मंदी आई थी, वैश्विक मंदी, जानते हैं ना। और देखा गया कि डॉलर पर आधारित जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था, वो ठीक ठाक नहीं है। और 2009 से ब्रिक के देश बैठना शुरू करते हैं। अब ब्रिक्स 2011 में ब्रिक क्या बन जाता है? ब्रिक्स। इससे अफ्रीका का कोई नहीं था, इसमें नहीं था। इंडिया का, ये एशिया का था, यूरोप का था, अमेरिका का भी था। अमेरिका महादेश का कौन है इसमें? हाँ ठीक है, ब्राजील है। रसिया, यूरोप, एशिया दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इंडिया, एशिया, ये चाइना। अफ्रीका का कौन आ गया? साउथ अफ्रीका। क्लियर है? ब्रिक्स आ गया अस्तित्व में। अब तब से इसका प्रत्येक वर्ष चक्रानुसार बैठक होता है। चक्रानुसार मतलब समझे? जैसे अभी 2015 में कहा, ये 2023 में कहा हुआ है? साउथ में। अब होगा 2024 में कहा? ब्राजील। 25 में, 26 में, हाँ ये पीटी का फैक्ट हो गया। इंडिया में कब सम्मेलन होगा ब्रिक्स का? 26 में। क्लियर है? अगला सम्मेलन कहां होगा? 25 में कब होगा? तो इस आधार पर इधर उधर का 22, 23, 21 और का पूछ दे तो निकाल लीजिएगा ना। क्लियर हो गया? आराम से पढ़ते रहिए, पीटी और मेंस दोनों का ये टॉपिक है। और लिखते भी जाइए, खाली देखिए नहीं। या वीडियो रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, बाद में भी लिख सकते हैं, तो सुनना बहुत जरूरी है। तो प्रतिवर्ष क्या होता है? चक्रानुसार बैठक होता है। अब इसका महत्व क्या है? वैश्विक जीडीपी का कितना बताया मैंने? 26%। अब देखिएगा कहीं कहीं मीडिया में 24% भी दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से 24% पिछला डाटा है, अभी तक 26% हो चुका है। वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक क्षेत्रफल का 30%, और विश्व व्यापार का 16%। तो काफी महत्वपूर्ण है। और बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसी सेशन में इसी में पढ़ेंगे कि 6 देश जब शामिल हो जाएंगे तो 26% से कितना हो जाएगा? 33%। तब सऊदी अरेबिया आ जाएगा, यूएई आ जाएगा, रसिया है ही, तो तेल उत्पादक बड़े बड़े देश इसमें आ जाएंगे। यानी संगठन काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये महत्व है इसका, काफी महत्व है। क्या है? बड़ा बाजार है, ये बड़ा निवेश का क्षेत्र है। और इसके देश जो है, सदस्य देश अलग अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त किए हुए हैं। ठीक, रसिया तकनीकी और सैनिक दृष्टिकोण से काफी मजबूत है। इंडिया आईटी सॉफ्टवेयर बड़ा बाजार है। यहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी में अभी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना।
ठीक है। और पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि 2-4 साल में ये तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा, जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ देगा। 2075 तक दूसरी से, तो वो इंडिया भी है। ब्राजील जो है कच्चा माल और ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। चीन विनिर्माण का बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, कच्चा माल भी है वहां, ठीक है, सैन्य शक्ति भी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सभी देश जो है अगर मजबूती से रहे तो क्या हो सकता है, वर्ल्ड ऑर्डर में अपना दबदबा कायम कर सकता है। शर्त यह है कि सब एक साथ रहे। तो महत्व क्या है समझ गए, ये तो इतना है ही, ठीक है। वैश्विक जीडीपी में सबसे ज्यादा भागीदारी G20 की है, उसके बाद G7 का है, और उसके बाद ब्रिक्स का है। समझ में आई बात, सबसे ज्यादा किसका है, G20, उसके बाद G7, उसके बाद ब्रिक्स, और उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है। क्लियर है, जो भी बोलते जा रहे हैं फैक्ट आप लोग कहीं ना कहीं नोट करते जाइएगा। अब ये महत्व क्या है कि सदस्य देश अलग अलग क्षेत्रों में काफी प्रभावशाली एवं शक्तिशाली हैं। जैसे चीन सैन्य शक्ति में, विनिर्माण में, रूस सैन्य तकनीक, कच्चा माल, ऊर्जा, ब्राजील ऊर्जा के क्षेत्र में, कच्चा माल के क्षेत्र में, और इन सब का बाजार भी है, निवेश भी यहाँ किया जा सकता है। उसके बाद ये हो गया इंडिया, भारत, ये आईटी सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में और स्पेस के क्षेत्र में, और बड़ा सा बाजार है, और मेडिसिन हाउस माना जाता है। भारत की कूटनीतिक और राजनयिक जो है शक्ति काफी मजबूत है। जैसे एस जयशंकर से कहा गया कि आप यूक्रेन के पक्ष में हैं या रसिया के पक्ष में, तो हमारे विदेश मंत्री ने क्या कहा, हम शांति के पक्ष में, ठीक है। उन्होंने कहा कि आपकी नीति क्या है, गुटनिरपेक्षता की नीति है, किस गुट में जाने की नीति है। इन्होंने कहा मल्टी अलाइनमेंट की नीति है हमारी, मल्टी अलाइनमेंट, नहीं समझे, सबसे लगाओ, समझ आई बात। तो बहुत अच्छी कूटनीतिक और राजनयिक प्रभाव रहा है। चीन, रूस, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका भी ऊर्जा और कच्चा माल के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है ब्रिक्स। भारत के लिए क्या महत्व है, ब्रिक्स के देश जो है सबसे मिलकर आर्थिक सहयोग को, आर्थिक व्यापारिक सहयोग को बढ़ा सकता है। वैश्विक आतंकवाद से भारत पीड़ित है, के मामले में ब्रिक्स की ताकत मिल सकती है भारत को। ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन के मामले में ब्रिक्स देशों के साथ भारत सहज स्थिति में होगा, ठीक है। अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो या न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में अस्थायी सदस्यता भारत को नहीं मिली है, और इसमें सबसे बड़ा अरोड़ा कौन है, चीन। तो चीन को इस बैठक में कह सकता है, कूटनीतिक प्रभाव के द्वारा उसको दबाव में लाकर उसको मनाया जा सकता है। एक मंच होना चाहिए ना कि उसके राष्ट्रपति से मिले हमारे प्रधानमंत्री, बातचीत करें। बिना बातचीत के क्या होता है बिना, अगर आप अपने दुश्मन से या प्रतिद्वंदी से बातचीत नहीं करते हैं तो अलग अलग बहुत तरह के संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन बातचीत जब हो जाती है तो बहुत सारे मसले सुलझ जाते हैं। तो उसके बाद अंतरराष्ट्रीय जो वित्तीय प्रणाली है, IMF है, WB है या WTO है, उसमें अपने हितों को मजबूती से रख सकता है ब्रिक्स।
के देशों के साथ मिलकर भारत। अब ब्रिक्स के पास एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? न्यू डेवलपमेंट। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं को एनडीबी ने वित्तीय सहयोग दिया है। संसाधन जुटाने में एनडीबी ने मदद किया है। किसको? भारत को। 2019 तक 14 परियोजनाओं में $4 अरब से अधिक एनडीबी ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने मदद किया है। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका है? ब्रिक्स का है। आरक्षित रिजर्व फंड भी है ब्रिक्स के पास, उसका भी लाभ भारत को मिल सकता है। ठीक है। अब इसमें भारत यूएसए के अभी नजदीक आ रहा है, काफी मजबूत दोस्ती हो रही है। और यूएसए के विरोध में चाइना और रूस अलग रणनीति पर काम कर रहा है। तो ब्रिक्स के माध्यम से भारत यहां पर मध्य मार्ग का सहारा लेकर आगे बढ़ सकता है। अब अगर विस्तार जब होगा भारत के लिए, तो भारत के लिए बहुत अच्छा है। कौन आ रहा है? यूएई का 1/3 आबादी क्या है? इंडियन। 30 से 33% वहां की आबादी जो है वह क्या है? इंडियन है। सऊदी अरब से भी हमारा संबंध बहुत अच्छा है। ईरान से भी सदियों से संबंध अच्छा रहा है। मिस्र में कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री गए भी थे, गए थे ना? तो नहीं होंगे? वहां के एक बहुत बड़े मस्जिद जो बोहरा समुदाय का, वहां भी गए थे। तो यहाँ कमेंट भी किया गया था, गैरों पे सितम करम जाने वफा, नहीं अपनों पे सितम गैरों पे राम, जाने वफा ये जुल्म न कर। खैर जो भी हो, तो सबसे संबंध अच्छा है। तो तेल उत्पादक देशों और इस्लामिक देशों से संबंध को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, यानी पाकिस्तान के एजेंडे को खत्म करने में मदद मिलेगी। ये विस्तार जो हुआ है, ये भारत की बहुत बड़ी सफलता है। यहाँ पर चीन चाह रहा था पाकिस्तान को लाना, इंडिया ने लाने नहीं दिया। नहीं समझे? नहीं तो क्या हो जाता है, हाँ, गुटबाजी, चाइना पाकिस्तान मिलके रसिया को भी मिला लेता, भारत को अलग थलग कर सकता था। बेलारूस भी चाह रहा था इन करना, इंडिया के कारण बेलारूस भी नहीं आया। बेलारूस और चाइना का गठबंधन मजबूत हो जाता। बेलारूस में भी तानाशाह है। ठीक है। इंडिया का ये है ना कि जो भी सदस्य हो डेमोक्रेटिक हो, यहाँ चुनाव होते हैं वगैरह वगैरह। तो तेल उत्पादक देशों और इस्लामिक देशों से सहयोग और भी मजबूत होंगे। ये भारत के लिए महत्व हो गया। आगे बढ़े। इसके बाद आइए, इसके ब्रिक्स के समक्ष चुनौती क्या है? ब्रिक्स के समक्ष चुनौती क्या है? तो ब्रिक्स के समक्ष चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है, भारत और चीन जो इसके दो महत्वपूर्ण सदस्य देश हैं के बीच हमेशा क्या रहता है? अविश्वास, सीमा विवाद, तनाव की स्थिति बनी हुई है। ठीक है। भारत यूएसए के निकट है और चीन इसके विरोध में क्या कर रहा है? रूस के साथ सहयोग बढ़ा रहा है। तो इन सब कारणों से क्या हुआ है? ब्रिक्स की एकता अक्षुण्ण नहीं रही है, प्रभावित हुई है। इसलिए इसको जितनी सफलता मिलनी चाहिए, वांछित सफलता अभी तक नहीं मिली। फिर भी क्या है? विश्व को बहुध्रुवीय बनाने में, समावेशी बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। किसकी? ब्रिक्स की। एक चीज हम छोड़े जा रहे थे हम लोग, उद्देश्य। सरल भाषा में इसका उद्देश्य, जब भी कोई संगठन बनता है तो क्या एक उद्देश्य क्या रहता है? सदस्यों में क्या? सहयोग। नहीं, तो यह एक उद्देश्य तो ये हुआ, सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ाना। ठीक है। दूसरा उद्देश्य क्या? भले ही बता चुका हूं मैं, क्या? यूएसए और इस यूरोपियन यूनियन के वर्चस्व पर आधारित विश्व व्यवस्था के स्थान पर क्या? एक बहुपक्षीय और समावेशी
विश्व व्यवस्था का विकास। क्या मैंने कहा? यूएसए और यूरोपियन यूनियन के वर्चस्व, और अभी वही ना यूएसए ईयू ही मिलकर लड़ रहा है ना, किससे? रूस से। जैसे रसिया ने वार्सा पैक्ट को भंग कर दिया, इसको भी नाटो को भंग करना चाहिए था ना, लेकिन नाटो को रखे हुए और नाटो का विस्तार कर रहा है। रूस समझ रहा है विस्तार करेगा तो हमारा अस्तित्व खत्म कर देगा। ऐसे यूएसएसआर का खंड खंड हो गया, रसिया का भी टुकड़ा टुकड़ा में बांट देगा रसिया को अमेरिका, ताकि कभी भी इधर से कोई सर उठा के बात नहीं करे। नहीं समझे? अमेरिका उस पॉलिसी पे काम कर रहा है। तो यूएसए और ईयू के वर्चस्व पर आधारित विश्व व्यवस्था के स्थान पर बहुपक्षीय, समावेशी और न्याय संगत विश्व व्यवस्था का निर्माण, जिसमें सभी देशों की समान भागीदारी हो, जिसमें सभी देशों की समान भागीदारी हो। इसका यह भी है, और ब्रिक्स के देशों के बढ़ते प्रभाव में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ में 2010 में उसकी कोटा प्रणाली में सुधार हुआ था। उसकी कोटा प्रणाली में यूरोप और अमेरिका का वर्चस्व था। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं हम लोग कहां? जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन कब हुआ संपन्न? 22 से 24 अगस्त 2023। ये कौन सा था? 15वां शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसका थीम जो था वो लिख लीजिए। थीम है पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड। थीम लिखिए, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। लिख लिए? एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। थीम लिख लिया ना? ये हो गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या लिया गया? 6 नए देशों को सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी विस्तार का निर्णय। क्या? विस्तार। ये देश कौन कौन है? अर्जेंटीना, यूएई, सऊदी अरेबिया, मिस्र, ईरान, इथियोपिया। 6 हो गए ना? और इसमें क्या हुआ? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, ब्रिक्स देश के संबोधन में, ब्रिक्स देशों को संबोधित करते हुए, सम्मेलन को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है सदस्य देशों या ब्रिक्स की सदस्यता के विस्तार के लिए क्या गाइडलाइन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या प्रिंसिपल होना चाहिए, उस पर हमारी सहमति बनी है। यानी विस्तार हो तो विस्तार का एक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, ये किन किन देशों को शामिल किया जाए। जो भी आएंगे सभी को शामिल नहीं किया जाएगा ना, वो देखा जाएगा ना देश किस तरह का है। कोई संगठन बनता है तो उसमें नए लोग आएंगे, तो नए लोग कैसे हैं वो देखा जाएगा ना, संगठन का सिद्धांत है ना। तो विस्तार की प्रक्रिया, सिद्धांत आदि पर सहमति बनी। तो ये विस्तार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। अब मैंने पहले ही बताया कि अब देखा जाएगा कि इसका नामकरण क्या होगा। अब ब्रिक्स, इसमें जो संभावित था वो देखिए, ब्रिक्स करेंसी पर बात हो रही थी, ब्रिक्स की एक करेंसी होनी चाहिए, लेकिन भारत इसके पक्ष में नहीं था। भारत और साउथ अफ्रीका ब्रिक्स करेंसी के पक्ष में सहमत नहीं था। ब्राजील, रूस, चीन सहमत था। ठीक है, और ब्रिक्स की अगर करेंसी आती है तो निश्चय ही डॉलर पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ब्रिक्स बहुत, इसके सदस्य जो हैं वो बहुत बड़े देश है ना, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये आपस में अगर ट्रेड करने लगे एक अपना करेंसी बना करके, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो ब्रिक्स करेंसी, लेकिन भारत का ये कहना है कि ब्रिक्स करेंसी की जगह हम अपनी करेंसी को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं, और हमारे लिए ब्रिक्स करेंसी जैसा कोई एजेंडा हमारे पास नहीं है।
चाइना चाहता है, रसिया चाहता है, ब्राजील चाहता है कि ब्रिक्स की एक करेंसी हो, क्योंकि इन देशों को डॉलर से क्या मिल रहा है, चुनौती मिल रहा है, खतरा बढ़ रहा है। समझ में आई बात? तो ब्रिक्स करेंसी पर कोई ये सहमति नहीं बनी। भारत के लिए क्या इसमें हुआ सफलता? भारत के लिए कि चीन पाकिस्तान को चाहता था। भारत के लिए क्या सफलता मिली? पाकिस्तान, चीन, 20 और देशों ने भी आवेदन दिया था, ठीक है, 6 के अलावे, उनके बारे में बाद में सोचा जाएगा। पाकिस्तान को शामिल करना चाहता था कौन? चीन। लेकिन पाकिस्तान को शामिल नहीं किया जा सका। इससे क्या होता? ब्रिक्स में चीन की ताकत बढ़ती, गुटबाजी बढ़ती। ये भारत को सफलता मिली। भारत की उसकी सफलता यह भी है कि 4 इस्लाम, जितने नए देश हैं, नए देश जो शामिल हो रहे हैं, उन सब से क्या है? भारत की मित्रता प्रगाढ़ है, अच्छा संबंध है। यूएई में तो 1/3 भारतीय ही है, ठीक है। तो भारत के लिए अच्छा है। इसमें तेल उत्पादक देश आ रहे हैं और इस्लामिक देश भी आ रहे हैं। 4 इस्लामिक देश है ना भाई, तो इससे संबंध क्या होंगे? और मजबूत होंगे। चीन चाह रहा था, चीन इसे चाहता है G7, नाटो, ये है चीन। G7, नाटो, EU के पैरेलल उसके विरोध में खड़ा करना चाहता है। भारत का ध्यान किस पर है? भारत आपसी सहयोग पर जोर दे रहा है, और भारत के इस दृष्टिकोण को ब्रिक्स के देश ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। ये भारत की सफलता है। उसके बाद विस्तार जो हुआ है का प्रभाव क्या होगा? पहला, अच्छा, अभी तक इसमें पूरी दुनिया में इस्लामिक वर्ल्ड है, तो ब्रिक्स में एक भी इस्लामिक वर्ल्ड था, इस्लामिक कंट्री था नहीं। कहने को भारत में इस्लाम की आबादी बहुत है, लेकिन भारत इस्लामिक देश तो है नहीं। तो इस्लामिक वर्ल्ड के एक भी देश की भागीदारी इसमें नहीं थी। अब 4 इस्लामिक देश आ गए ना, तो ब्रिक्स में संतुलन बनाने में इससे मदद मिलेगी, ठीक है। इस्लामिक देश नहीं थे अभी तक, तो असंतुलन था, जो अब क्या हुआ? खत्म हो गया, क्योंकि 4 नए इस्लामिक देश आ गए। दूसरा, इस्लामिक देश है जैसे सऊदी है, यूएई है, ये बड़ा इन्वेस्टर है, ये ब्रिक्स की परियोजनाओं में ये निवेश कर सकते हैं। तीसरा, 4 इस्लामिक देश में सऊदी है, यूएई है, इन सभी का कि प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज्यादा है, ज्यादा कारोबार भी करते हैं। इससे क्या होगा? ब्रिक्स की आर्थिक ताकत बढ़ेगी। तेल उत्पादक देश हैं, ठीक है। और विश्लेषक ये भी कहते हैं कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो IMF का विकल्प बन सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। और IMF से लोन लेना बहुत कष्टकर होता है, ऐसे में NDB को IMF के विकल्प के तौर पर खड़ा किया जा सकता है 6 नए देश के आने के बाद। तेल उत्पादक देश भी आ गए हैं, अभी तक इस्लामिक वर्ल्ड से तेल उत्पादक देश नहीं आए थे, तो तेल उत्पादक देश भी आ गए हैं। तो तेल के खेल को ठीक ठाक करने में भी ब्रिक्स अपनी भूमिका निभा सकता है। अब विस्तार जो हुआ है, तो विस्तार से चुनौती क्या मिली? चुनौती, सबसे पहले चुनौती क्या होगी? कोई भी संगठन का विस्तार होता है तो कोऑर्डिनेशन में चुनौती हो, समन्वय की चुनौती। दूसरी चुनौती जो है ही भारत और चीन के बीच अविश्वास, ब्रिक्स के लिए चुनौती है। ईरान और रूस पर पश्चिमी देशों, यूरोप और अमेरिका के द्वारा क्या किया गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। तो इन प्रतिबंधों को ब्रिक्स के देश कैसे डील करते हैं, यह भी एक बड़ी चुनौती होगी, ठीक है। लेकिन अंत में यही कहा जा सकता है कि ब्रिक्स के देश
अगर एकजुट होते हैं और आपसी विवाद को सुलझाने में सफलता प्राप्त करते हैं तो निश्चय ही विश्व को बहुध्रुवीय, समावेशी, न्याय संगत व्यवस्था देने में ब्रिक्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ओके।